तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस उसके जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इसकी जो कॉन कॉल हुई है उसके अंदर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, उनका क्या कहना है इस कंपनी को लेकर, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम पूरी बात आज इस स्लाइड्स के जरिए करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम है वो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर 26% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ 5% की ग्रोथ है। अगर हम डिस्पर्समेंट की बात करें तो ये है लगभग 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 3.7% के आसपास है। जबकि कंपनी ने कहा था पिछले जो क्वार्टर्स थे उस पिछले एक दो क्वार्टर पहले कि कंपनी अपना डिस्पर्समेंट 20-25% से बढ़ाएगी, बट ये इन्होंने इतना अच्छे से बिजनेस नहीं करा इस कंपनी ने। तो ये भी एक बहुत सैड पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अगर हम इसकी बात करें ग्रॉस एनपीए की, तो ग्रॉस एनपीए के अंदर पहले ये ग्रॉस एनपीए हुआ करता था 1 पॉइंट जब स्टार्टिंग के 2-3 साल पहले 1.2 1.3 के समथिंग, जो कि अभी बढ़कर ये 1.9% इसका ग्रॉस एनपीए हो चुका है। स्प्रेड रेट की बात करें तो स्प्रेड रेट बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई ग्रोथ नहीं है स्प्रेड रेट के अंदर, बट स्प्रेड रेट के अंदर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 20 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ है, जिसकी वजह से अभी कंपनी का स्प्रेड रेट है 5.3%। अगर हमने जैसे कि लास्ट कॉन कॉल हमने देखी थी कैपरी ग्लोबल की, तो उनका जो स्प्रेड रेट था वो लगभग 6.9 से 7.2 तक कंपनी ग्रोथ करने का पॉइंट रख रही थी और उसी मतलब इसके कंपेयर में अच्छा था उसका स्प्रेड रेट। तो स्प्रेड रेट का मतलब होता है कि कंपनी ने जहाँ से पैसा उठाया है और कंपनी जो कस्टमर को जिस इंटरेस्ट मतलब पैसा दे रही है, तो उसके बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है स्प्रेड रेट। तो यहाँ पर लगभग 5.3% का स्प्रेड रेट है। अब डिस्बर्समेंट कम होने का रीज़न है कंपनी का कहना है कि कई कंपनी के जो कस्टमर है बेसिकली वो मतलब सैलरीड क्लास कस्टमर है। तो अभी हम इसका आगे ब्रेकडाउन भी देखेंगे कि कितने परसेंट सैलरी क्लास कस्टमर और कितने सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है। तो कंपनी का अगर हम देखा जाए तो कंपनी की जो एवरेज टिकट साइज़ है वो लगभग है 10 लाख रुपए के आसपास की इनकी टिकट साइज़ है, जो जिस पर ये लोन डिस्बर्स करते हैं। तो अब जो कंपनी के जो कस्टमर है वो सैलरीड क्लास ज़्यादा है। ब्रेकडाउन अभी हम और देखेंगे कितना-कितना परसेंट उसका ब्रेकडाउन है। तो जो सैलरी क्लास है तो ये जो सैलरीड क्लास है ये लोग वो है जो कॉर्पोरेट में वर्क नहीं करते हैं। ये बेसिकली किसी फैक्ट्री या फिर किसी क छोटे-मोटे जो कारखाने वगैरह हैं उनमें काम करते हैं। तो ये फॉर्मल एम्प्लॉइज़ नहीं है, इनफॉर्मल टाइप के एम्प्लॉइज़ हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी कुछ एरिया जहाँ कंपनी के बिज़नेसेज़ हैं, जैसे कि गुजरात हुआ या फिर हम बात करें जो तमिलनाडु है उसके अंदर तिरुपुर या आई थिंक तिरुपुर है जहाँ टेक्सटाइल का कुछ है, और चेन्नई जो कि लेदर का बिजनेस है, और सूरत जहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी के रिगार्डिंग बिजनेस है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जो टैरिफ की वजह से जो टैरिफ है, टैरिफ की वजह से कंपनी ने अपनी कॉस्ट कटिंग के दौरान कई सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी के कई ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं होने स्टार्ट हो गए हैं। अब चूँकि इनफॉर्मल लोग हैं, यानी कि डायरेक्टली फॉर्मली कंपनी में काम नहीं करते, किसी कंपनी है उसमें, ये कारखानों या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो इसकी वजह से कंपनी ने अपना डिस्बर्समेंट है वो अभी रोक दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ डिस्बर्समेंट में ग्रोथ नहीं है। अगर हम बात करें ओपेक्स टू एसेट्स, यानी कि कंपनी को अपने ₹100 का एसेट बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो लगभग 2.6% का यहाँ पर ओपेक्स टू एसेट है। अगर हम डीपीडीज़ की बात करें, डीपीडीज़ का मतलब होता है डेज़ पर ड्यूज़। तो यानी कि 30 दिन से ज़्यादा अगर पेमेंट ड्यू है, यानी 1 महीने की ईएमआई ड्यू है, तो वो अगर परसेंटेज बात करें तो लगभग 3.7% है, और ये ईयर ऑन ईयर पर बेसिस पर बढ़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये बढ़ा है। और अभी हम इसको चार्ट से देखेंगे कितना-कितना, कहाँ-कहाँ ग्रोथ है। डीपीडी 1 प्लस के अंदर कितनी ग्रोथ है और डीपीडी 30 प्लस के अंदर आगे कितनी ग्रोथ है और कितने इनके ग्रॉस एनपीए की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें पेट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो लगभग 132 करोड़ के समथिंग है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 43% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 10.9% यानी कि 11% की ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको कंपनी को, जो कि यहाँ पर 26% की ग्रोथ थी और यहाँ पर 43% की ग्रोथ है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को अपने बिजनेस में लेवरेज का बेनिफिट तो मिला है, बट जो कि इनका जो भी लेंडिंग वाला बिज़नेस है उसमें सब सारा गेम है डिसबर्समेंट का, और कंपनी ने टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छा डिसबर्समेंट नहीं किया है। एज़ पर जो इनकी गाइडलाइन थी कि ये लोग
20 से 25% का ये डिसबर्समेंट करेंगे, जो कि 1-2 क्वार्टर पहले थी। तो उतना ये नहीं कर पाए हैं, और जो भी सिचुएशन रही, बट मार्केट उसके अकॉर्डिंग इसको ऑब्वियसली धूल भी चटाएगा। तो ये रीज़न ये हुआ। दूसरा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो 26% की है, जो कि कंपनी कोई टाइम पे 30, 35, 32 ऐसे परसेंट से ग्रो करती थी 1-2 क्वार्टर पहले, बट अभी इनकी ग्रोथ भी डाउन हो चुकी है। और इनकी कमेंट्री की अगर बात करें तो कंपनी ने अपनी कमेंट्री के अंदर भी ग्रोथ 25-26% के समथिंग कही है। और ग्रोथ है जो लगातार बेसिस पे, मतलब लगातार देखा जाए तो 30 से 25, 30 के बीच में आ गई है, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। और कई एनालिस्ट ने कंपनी से पूछने की भी कोशिश करी कि क्या ये वापस 30% पे आ पाएंगे। तो एज ऑन डेट कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इस पर कहा कि अभी हम इस पर कुछ राय नहीं दे सकते। और जो अभी सिचुएशन ये लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि जो इनके इनफॉर्मल एम्प्लॉयज़, जो इनके ज़्यादा कस्टमर हैं, तो जब तक उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या टैरिफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों की जो जॉब है वो टैरिफ की वजह से गई है। तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, तब तक ये इनके जो मतलब डिस्बर्समेंट है उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, जो इनका एयूएम है वो उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और कंपनी अभी जो 30-35% का ग्रोथ इंजन था, उससे 25-26% का ग्रोथ इंजन बनकर रह गई है। अगर हम बात करें आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आरओए बढ़ा है 3.8%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40 बेसिस पॉइंट से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट से ये आरओए इनका बढ़ा है। अगर हम इनकी बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कितनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी थी, लगभग ये 16-17% के आसपास के इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी थी कंपनी की, ये 1 साल पहले, जो कि घटकर अभी 13.4% के बीच में रह गई है। अगर किसी लैंडिंग वाले कंपनी, उसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर डाउन जा रही है, यानी कि कंपनी में कुछ ना कुछ हो सकता है उसके डिस्बर्समेंट को लेके, उसके प्रोविजन को लेके, या उसकी ग्रोथ को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कंपनी में हो रहा है। तो ये कॉन कॉल के साथ में जो कंपनी के जो जो कमेंट्री थी वो भी मैंने आपको साथ में बताई है। आगे हम बात करते हैं आगे। तो अगर हम बात करें कंपनी की, तो लगभग कंपनी के पास में 163 ब्रांचेस है, 143 ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको टच करती है, 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, और इनके 366 टच पॉइंट्स है। और ये ग्रोथ है कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या ग्रोथ है कंपनी को मिली है, तो सबसे ज़्यादा कंपनी को गुजरात से ग्रोथ मिली है। और जैसा कि मैंने बताया कि सूरत के अंदर जो डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ टैरिफ की वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तमिलनाडु में भी इनको जो तिरुपुर और जो चेन्नई है, चेन्नई के अंदर लेदर इंडस्ट्री, और तिरुपुर के अंदर जो टेक्सटाइल से रिलेटेड काम है, जो कि कारखाने या फैक्ट्रीज है, उनको भी टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो तमिलनाडु के अंदर भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कंपनी का जब कंपनी के एनालिस्ट ने बोला, मतलब एनालिस्ट ने कंपनी से पूछा कि कहीं और भी ऐसा कोई इनको चैलेंज फेस कर रहे हैं कंपनी, तो उन्होंने बताया कि करंटली वो गुजरात के अंदर और तमिलनाडु के अंदर ही ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये अनसर्टेनिटी है, टैरिफ कब तक रहेगा, क्या रहेगा, तो इसकी वजह से इनको अभी करंटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आगे हम अगर बात करें तो कंपनी के, अगर हम डिस्बर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कंपनी का जो पिछले 5 क्वार्टर के अंदर लगभग ये सारा जो डेटा है वो मिलियन के अंदर है। तो लगभग कंपनी ने 1300 करोड़ के समथिंग का इन्होंने डिस्बर्समेंट किया है, और ये है 5 क्वार्टर के बेसिस पर। और अगर हम इसके एयूएम की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये मिलियन के अंदर है लगभग। अगर बोला जाए तो ये है 14,000 या 14,000 करोड़ के समथिंग का इनका एयूएम है, एज़ पर सितंबर 25 के बेसिस पे, इस क्वार्टर के बेसिस पे अगर टोटल देखा जाए अब तक का। 26.3% की इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, 5.2% की इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है, 33% के सीएजीआर जो भी एफवाई 22 से लेके एफवाई 25 में इन्होंने ये ग्रोथ करी है। और बीटी आउट रेट की बात करें तो 7.6% है, जो कि पहले बहुत कम हुआ करता था, ये 7.6 है, अब ये ज़्यादा हो चुका है। बीटी आउट रेट का मतलब हो गया है कि आपके जो कस्टमर है वो कोई और कंपनी उसको तोड़ कर लेकर जा रही है। यानी कि वो कस्टमर आपका ना होके किसी और के पास जा रहा है, तो ये होता है बीटी आउटलेट रेट। तो पहले ये 7 से कम था, जो कि अभी 7.6% है, जो कि नेगेटिव है। क्योंकि एक तो आपका कस्टमर जा रहा है, दूसरा आपके जो एसेट्स है वो बिगड़ रहे हैं। एसेट्स इन द सेंस कि कंपनी जो पैसा है कस्टमर आप किसी और से लेकर आपको सेटल डाउन कर रहा है, और इस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा होता है, तो उसमें आपके पास जो रेवेन्यू है या फिर जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती थी, वो भी मिलनी बंद हो जाती है। आगे हम इसकी बात करें तो अगर एयूएम को अगर पोर्टफोलियो वाइज बात करें,
तो लगभग इनका 83% का जो पोर्टफोलियो है वो हाउसिंग जो लोन है उसमें इन्होंने दे रखा है। और लैब की बात करें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर 16% का इनका पोर्टफोलियो है। और अगर हम शॉप लोन्स की बात करें वो लगभग 1% के आसपास है। तो जो कंपनी ज़्यादातर जो फोकस है वो है मेनली यहाँ पर हाउसिंग लोन के अंदर। अगर हम यहाँ पे ऑक्यूपेशन यानी काम धंधे के हिसाब से अगर एयूएम को बांटें, तो इन्होंने जो 68% है वो इनका सैलरीड है। और सैलरीड के अंदर भी जो कस्टमर है वो है इनके इनफॉर्मल जो वे से जॉब करते हैं या इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं, यानी कि कोई फॉर्मल नहीं है, यानी कोई कंपनी या कंपनी वगैरह में नहीं करते हैं वो, बल्कि कोई मजदूर है, कोई कारीगर है, इस तरह का काम वो लोग करते हैं किसी फैक्ट्री या कारखाने में, तो वो इनका 68% है। और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है इनका 32%। और जबकि इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर आप जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि जो मतलब कस्टमर होता है वो सैलरीड क्लास है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जनरली ऐसा ये कहा जाता है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड वाले केसेस में कई बार इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अलग-अलग सीज़नली इशू आते रहते हैं। तो ये है इनका मतलब बाइफरकेशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट एंड ऑक्यूपेशन जो एयूएम है जिसमें ये लोग लोन देते हैं। और टिकट साइज़ की अगर बात करें तो लगभग 11.8 लाख, यानी कि अगर एवरेज टिकट साइज़ की अगर हम बात करें तो लगभग 12 लाख के आसपास, 10 से 12 लाख के बीच की रेंज में ये लोग इनका टिकट साइज़ है इनका। और अगर हम कॉम्पिटिटिव स्प्रेड्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर ये लाइन है पोर्टफोलियो यील्ड, यानी कि कंपनी लगभग 13.3% से लेकर 13.4% के बीच में अपने कस्टमर से चार्ज करती है। और अगर कस्टमर की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में 8.1% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पड़ती है, जो कि अगर यहाँ पर अगर आपको चार्ट दिख रहा है तो 8.4 से 8.1 पर आई है, जो कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो सस्ती हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनको डायरेक्ट फ़ायदा मिला है यहाँ पर। जो क्योंकि 13.4 से अगर 8.1% की इनकी बोरोइंग है और इन्होंने आगे लैंड किया 13.4% से, तो स्प्रेड रेट जैसा कि मैंने बताया है कि जितना पे आपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जहाँ से आपने पैसा उठाया उस वो कितना आपसे चार्ज कर रहा है, और आप आगे जिसको पैसा दे रहे हैं वो उससे आप कितना चार्ज कर रहे हैं, जो दोनों के बीच का गैप है वो होता है स्प्रेड रेट। तो स्प्रेड रेट 5.3 है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। और जितनी ज़्यादा ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगी उतना ही ज़्यादा कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके स्प्रेड रेट में बेनिफिट मिलेगा। अगर हम आगे यहाँ पे बात करें बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब होता है कि कहाँ पे कंपनी जो कस्टमर है वो उसकी ईएमआईज़ को डिफ़ॉल्ट कर रहा है। मतलब फर्स्ट बाउंस रेट का मतलब होता है फर्स्ट ईएमआई के दिन पे, मतलब फर्स्ट ईएमआई पे वो कितना ज़्यादा मात्रा में मतलब वो छोड़ रहा है, ईएमआई नहीं दे पा रहा। तो कोविड की जब वेव थी, वेव 1, वेव 2, उस टाइम पे ये जो बाउंस रेट थी वो ज़्यादा थी। पर अभी ये लगातार, जैसे कि आपने देखा कि पिछले क्वार्टर के अंदर ये पिछले क्वार्टर के अंदर ये थी लगभग 16.3%, और जो अब धीरे-धीरे 17.4% की तरफ बढ़ रही है। यानी कि जो कस्टमर है, एक तो इनका बीटी रेट भी बढ़ रहा है। बीटी रेट जो मैंने बताया कि वो 7.6% के आसपास है, यानी कि कस्टमर इनको छोड़कर दूसरे इनके कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है। तो एक वहाँ से इनको लॉस हो, दूसरा इनकी बाउंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो 17.4% के आसपास है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है किसी भी बिज़नेस के लिए। अगर हम डीपीडी यानी कि डेज़ पर ड्यूज़ की बात करें, तो ये लगभग 5.5% हो चुका है अभी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.5% हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.5% हो गया। तो ये भी इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। और पहले कैटेगरी ये आती है, इससे जब ये वाला कैटेगरी यानी 30 डेज़ से ऊपर होने लगता है, तो वो कैटेगरी इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे भी 2.6% लास्ट मतलब 24 में था, जो अभी 3.6% है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये बढ़ता जा रहा है। और एनपीए की बात करें तो एनपीए का जो इनका नंबर है पहले, जो कि कम हुआ करता था, अगर आप यहाँ देखें तो 1.6 था कोई टाइम पे, और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 1.7 था, और करीबन अभी जो क्वार्टर वाइज बात करें तो 1.9 है। और यही आगे जाके बनता है नेट एनपीए, यानी कि पहले कस्टमर इसमें आएगा, इससे इसमें जंप होगा, इससे इसमें जंप होगा, और लास्ट में एनपीए में कन्वर्ट होगा। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है। तो अगर हम आगे इसके बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो ये इसका पेट लगातार बढ़ा है। पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पेट में ग्रोथ है, बट जब डिस्बर्समेंट में ग्रोथ नहीं है, तुम्हारा बाउंस रेट इतना ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से तुम्हारा जो बीटी है रेशो वो बढ़ता जा रहा है,
और तुम जो तुम्हारी गाइडलाइंस थी, जो पहले तुम 30-35% से ग्रो करते थे, आज तुम्हारी गाइडलाइंस बढ़ वो जो गाइडेंस है, वो गाइडेंस घट के तुम्हारी 26-27 पर है, और आगे वाले क्वार्टर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होना ये वाला सब इनके लिए चैलेंज है। तो इस बिजनेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है ये क्वार्टर, और शायद हो सकता है इसकी मार्केट भयंकर धुलाई भी कर दे। अगर हम बात करें तो क्रेडिट जो कॉस्ट थी, वो लास्ट ईयर में 57.3 थी, जो बढ़कर अभी 152.4 हो चुकी है, लगभग लगभग 3 गुना हो चुकी है। तो ये भी इनके लिए एक रिस्की पोर्शन है। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली, जो कंपनी के जो बोर्ड की जो गाइडलाइन थी, जो भी सारी कमेंट्री कंपनी ने बोली अपनी कॉन कॉल में, उसको भी मैंने कनेक्ट करके आपको पीपीटी के ज़रिए, जो कंपनी की पीपीटी है, उससे मैंने बता दिया है। तो आई होप ये कॉन कॉल का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।